प्रेजेंटिंग द वे बैक, एक मुश्किल सफर की सच्ची कहानी। ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सोवियत यूनियन के पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद वो कई लोगों को बंदी बना लेते हैं। उन्हीं में एक आर्मी ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है यानुश। वो उस पर कई आरोप लगाते हैं और उसे एक पेपर पर साइन करने के लिए बोलते हैं, पर वो मना कर देता है। तभी वहीं पर बैठा ऑफिसर बोलता है उसे अंदर लेकर आओ, और वहाँ पर एक लेडी को लेकर आते हैं। वो ऑफिसर उससे पूछता है क्या तुम इस आदमी को जानती हो? वो बोलती है कि हाँ, ये मेरे पति है। वो यानुश से पूछते हैं क्या तुम इस बात को मानते हो? वो कहता है कि हाँ, ये मेरी पत्नी है। इसके बाद वो ऑफिसर उसकी पत्नी से पूछता है इसके बारे में तुम और क्या जानती हो? वो कहती है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और ये विदेशों में जासूसी करते हैं। हालांकि यानुश को इस बात से बहुत दुख होता है, लेकिन वो जानता है कि उसकी पत्नी मजबूर है, उसे इन लोगों ने मजबूर किया है। और इसके बाद यानुश को 20 साल की सजा हो जाती है और उसे साइबेरिया की जेल में भेज दिया जाता है। और ये जेल ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर अगर कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो भाग नहीं सकता, क्योंकि कई 100 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल और बर्फ है। और ये बात है सन 1940 की। जेल में पहुंचने के बाद वहाँ पर जितने भी कैदी नए आए होते हैं, जिनमें से एक यानुश भी होता है, उन सबको वहाँ का एक ऑफिसर बताता है कि सिर्फ ये जेल तुम्हारी जेल नहीं है, बल्कि यहाँ पर आसपास का पूरा इलाका तुम्हारी जेल है, क्योंकि यहाँ पर हजारों किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है और कुदरत कभी किसी पर रहम नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। और वो ऑफिसर कहता है कि अगर कुदरत ने तुम पर रहम कर भी दिया तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही तुम्हें मार देंगे, क्योंकि हर कैदी के ऊपर इतना इनाम है कि तुम्हें कोई भी मारने से चूकेगा नहीं। इसके बाद वो सब अंदर चले जाते हैं और जब खाना खाने की लाइन में लगते हैं तो वहाँ पर ये दिखाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी होता है, और जब अपना खाना लेके जा रहा होता है तो उसके हाथ से खाने का एक टुकड़ा लेता है और तभी दूसरा बूढ़ा उस टुकड़े पे झपटता है, लेकिन वो उसके ऊपर पैर रख देता है और अपना टुकड़ा उठा लेता है। यानुश देख रहा होता है और वो अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे देता है जो अभी दूसरे का खाना उठाने की कोशिश कर रहा था। अब जिसके खाना उठाने की कोशिश कर रहा था वो बूढ़ा आदमी बोलता है क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो? तुम आधे राशन में या जिंदा नहीं रह सकते। यानुश बोलता है इसकी उम्र तो देखो। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मेरी भी उम्र हो गई है, लेकिन सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा, ये जिंदा नहीं रहेगा। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यानुश के पास एक और आदमी आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सजा हुई है? वो बोलता है कि 20 साल की। यानुश उससे पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सजा हुई है? वो बोलता है कि 10 साल की। यानुश पूछता है क्यों? वो कहता है कि मैं एक एक्टर था और एक फिल्म में मैंने एक अमीर आदमी का किरदार किया था और उस अमीर आदमी को मैंने उस फिल्म में कुछ ज्यादा अमीर बना दिया था और इसलिए मुझे 10 साल की सजा हो गई। यानुश बोलता है कि एक्टिंग करने के लिए 10 साल की सजा? वो कहता है कि हाँ यहाँ ऐसा ही है। यानुश उससे पूछता है कि क्या आज तक कोई जेल से भागा है? वो कहता है कि आज तक यहाँ से कोई नहीं भागा और तुम भी मत सोचो, अगर भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। इस जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं जो अलग अलग देशों के होते हैं और कुछ गुनहगार भी होते हैं, क्रिमिनल्स भी होते हैं। अब कुछ दिन बीतते हैं और जो एक्टर होता है एक दिन यानुश को एक रास्ता दिखाता है और बोलता है कि भागने का रास्ता है और मैं बहुत दिनों से तुम जैसे किसी साथी की तलाश कर रहा था जिसके अंदर हिम्मत हो जो भाग सके। यानुश बोलता है कि हम जाएंगे कहाँ? चारों तरफ तो सोवियत और एक तरफ जर्मन है। वो कहता है कि हम दक्षिण की तरफ जा सकते हैं और बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें सर्दियां खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत ठंड है। अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो ठंड से मर जाएंगे और हमें बहुत सारा खाना भी इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि सफर बहुत लंबा है। मंगोलिया यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है। और इसके बाद ये खाना इकट्ठा करना शुरू करते हैं। यहाँ पर इस जेल में ये सब लकड़ी काटने का काम करते हैं। ये जंगल में जाते हैं, लकड़ी काटते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और एक बार जब ये वापस आ रहे होते हैं तो बर्फ की हवाएं चलना शुरू हो जाती है और यहाँ पर इतनी ठंड होती है कि उन हवाओं से 4-5 लोग वहीं पर मर जाते हैं। और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम होता है मिस्टर स्मिथ। वो बोलता है कि हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। लेकिन जो इनका इंचार्ज होता है वो बोलता है कि नहीं, हमें यहीं रुकना होगा, हम जंगल में नहीं जा सकते, क्योंकि वो जानता है कि जंगल से कैदी भाग सकते हैं। लेकिन मिस्टर स्मिथ उसकी बात नहीं मानते और वो वहाँ जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन वो नहीं रुकते। वो जानते हैं कि अगर मैं यहाँ रुका तो मर जाऊंगा। इसके बाद उनका इंचार्ज बोलता है कि चलो सब जंगल में चलो, और वो सब के सब जंगल में चले जाते हैं और इस तरह से इनकी जान बच जाती है। अगले दिन इन सबको बुलाते हैं, लाइन में खड़ा करते हैं और एक आदमी आता है जिनका ऑफिसर होता है। वो मिस्टर स्मिथ को बुलाता है, कहता है तुम्हें ठंड बहुत लगती है ना, तुम बाहर आओ। और ऐसी कर करके बहुत सारे लोगों को बाहर निकालता है जिसमें यानुश भी होता है। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि कल ही मार दिया होता तो अच्छा था, ये हम एक खदान भेज रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ मौत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत पॉल्यूशन होता है और वहाँ पर मौत के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल सकता था। अब जब वो वहाँ पे काम करते हैं तो यानुश को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसे भ्रम होना शुरू हो जाते हैं और उसी भ्रम में उसे अपना घर दिखता है और घर के बाद एक पत्थर होता है जिसके नीचे चाबी होती है और वो उस पत्थर को उठाकर चाबी निकाल कर अपने घर के अंदर जाना चाहता है और वहाँ पर गार्ड होता है और गार्ड उसे गोली मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर स्मिथ आ जाते हैं। वो उसे बचा लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, गार्ड तुम्हें गोली मार सकता था। वो बोलता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे निकलना होगा, मैं एक एक्टर को जानता हूँ जिसके पास एक प्लान है। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि वो झूठा है और जब मैं नए नए यहाँ पर आया था तो उसने भी मुझे यही बोला था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यानुश बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों चलने के लिए तैयार हो?
वो कहता है कि मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ। वो कहता है क्या? वो कहता है कि तुम्हारी इंसानियत। क्योंकि ये बूढ़ा वही आदमी होता है जब शुरू में इसके हाथ से खाना गिर गया होता है और दूसरा बूढ़ा आदमी इसका खाना छीनने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये उसे अपने पैर से दबा लेता है और तब यानुश उस दूसरे बूढ़े आदमी को अपना खाना दे देता है। तो इसीलिए इसे पता होता है कि अगर मैं छूट जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, तो यानुश मेरी मदद करेगा। और धीरे धीरे ये 60 लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो यहाँ से भागना चाहते हैं, जिसमें एक यानुश होता है, एक मिस्टर स्मिथ होते हैं, एक क्रिमिनल होता है, एक आर्टिस्ट होता है और एक आदमी होता है जिसको रात को नहीं दिखता, और एक एक्टर, और इनके साथ एक और होता है। यानी कि टोटल 7 लोग हैं जो यहाँ से भागना चाहते हैं। एक दिन तेज हवाएं चल रही होती है और यानुश बोलता है कि आज रात को यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पैरों के निशान अपने आप मिट जाएंगे और गार्ड्स को नहीं पता चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और उस रात को वो जनरेटर बंद कर देते हैं और जनरेटर सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद हो सकता है और 10 मिनट के अंदर वो लोहे की तारे काट के 7 के साथ वहां से भाग जाते हैं। और जब गार्ड्स को बात पता चलती है तो वो उनका पीछा करना चाहते हैं, लेकिन हवाएं बहुत तेज होती है और इसलिए गार्ड्स को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और इसके बाद वो उनके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं। अब ये सब के सब भागने होते हैं और इनके पीछे कूदते हैं और हवाएं इतनी तेज होती है, इतनी ठंड होती है कि इन्हें आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तब यानुश एक आदमी से बोलता है, जब क्रिमिनल होता है, कि मुझे तुम अपना चाकू दो। और वो जब यानुश को अपना चाकू देता है तो यानुश पेड़ की छाल काटकर सबके लिए मुकुटे बना देता है ताकि उनके चेहरे पर ठंड ना लगे, हवा ना लगे और वो आगे बढ़ सके। और जब मुकुटे बन जाते हैं तो सब के सब धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ना शुरू कर दें। और पूरी रात चलते चलते अगली सुबह तक वो साइबेरिया की झील से काफी दूर पहुंच जाते हैं। हालांकि इतना भी दूर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बर्फ इतनी गहरी होती है कि गार्ड्स के लिए भी उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और सुबह सब वो देखते हैं कि उनके पास खाने के लिए क्या क्या चीजें। उनके पास कुछ ही हफ्तों का राशन होता है और उनका सफर बहुत लंबा है। मिस्टर स्मिथ यानुश को बोलते हैं कि तुमने इस क्रिमिनल पर भरोसा करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर होता है और जेल में उसने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसे उसका स्वेटर चाहिए होता है। यानुश बोलता है कि उसके पास चाकू है और हमें उसके चाकू की जरूरत होगी। अब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं और यानुश परछाई के जरिए उन्हें रास्ता दिखाता है। उन्हें दक्षिण की तरफ जाना है क्योंकि उन्हें साइबेरिया का बॉर्डर पार करना, उसके बाद मंगोलिया पहुंचना है जो कि यहाँ से बहुत दूर है। अब रात होने वाली होती है, वो एक जगह बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें खाना चाहिए, हमें मांस चाहिए, नहीं तो हम चल नहीं पाएंगे। उनमें से बोलता है कि मैं जाल बिछा सकता हूँ, शिकार पकड़ सकते हैं। यानुश बोलता है कि नहीं, हमें लगातार चलना होगा और हम एक जगह पर इतना वक्त नहीं रुक सकते। जो क्रिमिनल होता है बोलता है कि हम गाँव चलते हैं, वहाँ हमें खाना मिल जाएगा। वो बोलते हैं कि हमें वहाँ कोई खाना नहीं देगा बल्कि हम पकड़े जाएंगे। वो क्रिमिनल बोलता है कि हम चुरा लेंगे, लेकिन उसकी बात से कोई सहमत नहीं होता। यानुश बोलता है कि रात होने वाली और आज रात को बहुत ठंड होगी और सबको बहुत सारी लकड़ियां लेके आनी है और सब लकड़ियां लेने के लिए जाते हैं। अब इनमें से जो एक आदमी होता है जिसको रात को नहीं दिखता और दिन में दिखता है, तो वो जब लकड़ियां लेने के लिए जाता है वापस आते हुए वो रास्ता भूल जाता है और जब सब वापस आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनमें से एक आदमी कम है। दरअसल इन्हें नहीं पता होता कि उसे रात को नहीं दिखता। इनमें से एक ही आदमी होता है जिसे ये बात पता होती है। वो बोलता है कि उसे रात को नहीं दिखता और इसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, आवाजें लगाते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। और जब सुबह होती है तो वो आदमी उनसे थोड़ी दूर बैठा होता है और वो जम के मर चुका होता है। वो उसे वहीं दफनाते हैं और आगे का रास्ता तय करते हैं। इन्हें चलते चलते कई दिन हो चुके हैं और बर्फीला इलाका पीछे छूट चुका है। ये जंगल के रास्ते होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये सब भूखे हैं, कमजोर हैं और अब इन सबको ही लगता है कि ये नहीं बचेंगे। हालांकि जिस झील तक ये पहुंचना चाहते हैं, प्लान के मुताबिक इन्हें वहां पर 1 हफ्ते पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वहां से बहुत दूर होते हैं। और एक दिन जब ये सो रहे होते हैं तो इन्हें कुछ जानवरों की आवाजें आती हैं और जब ये उन आवाजों की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ भेड़ियों ने शिकार किया होता है। ये भागते हुए उस तरफ जाते हैं, सारी भेड़ियों को भगा देते हैं और उस शिकार को जानवरों की तरह खाते हैं क्योंकि भूखे हैं और अगर ये नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। इसके बाद यानुश ये तय करता है कि वो अकेला ही आगे जाकर रास्ता देखेगा क्योंकि सब चल नहीं सकते, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। और यानुश वहां से निकल जाता है और जाने से पहले वो बोलता है कि अगर मैं 1 हफ्ते में लौट कर नहीं आया तो समझ लेना कि मैं नहीं रहा। यानुश आगे का सफर तय करता है, उसे बहुत तकलीफ होती है, वो भूखा है, वो कमजोर है और आगे लंबा रास्ता, लेकिन यानुश चलता जाता है और वो अब मरने की कगार पर है। उसे दोबारा से हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है, उसे भ्रम होता है, उसे अपना घर दिखता है, वो पत्थर भी जिसके नीचे चाबी है, लेकिन वो किसी भी तरह अपने दोस्तों तक पहुंच जाता है और वो उन्हें बताता है कि यहाँ से 3 दिन के रास्ते पर वो झील है जहाँ में पहुंचना है। और ये बोलते ही वो बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त आग जलाते, उसे खाना खिलाते और सुबह तक जब यानुश की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो आगे का सफर तय करते हैं। और जब वो झील की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और जब वो उसे पकड़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक लड़की होती है। वो बोलती है कि मैं रशियन से भाग रही हूँ। वो चाहते हैं कि उनके साथ जाए, लेकिन सब मना कर देते हैं क्योंकि इनके पास खाना बहुत कम है और वो नहीं चाहते कि कोई और उनके साथ आए क्योंकि ऐसा करने से इनकी रफ्तार कम हो जाएगी, खाना बढ़ जाएगा। और इसीलिए
उस लड़की को वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ते हैं और जब वो झील के किनारे पहुंचते हैं तो वो देखते कि वहाँ दलदल में एक जानवर फंसा होता है और वो उस जानवर को मार देते हैं और अब इनके पास बहुत सारा खाना है। तभी उनमें से एक आदमी को याद आता है कि वो लड़की भी भूखी है और वो भागता हुआ पीछे जाता है और रात तक वो उस लड़की को वापस ले आता है और वो उसे अपने गुट में शामिल कर लेता है। अब वो सब बहुत सारा खाना खाते हैं और रात को चैन की नींद सोते हैं क्योंकि आज इन्होंने बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खाया है। अगले दिन ये अपना सफर जारी रखते हैं और जो लड़की इनके साथ शामिल हुई है ये शुरू में अपने बारे में काफी झूठ बोलती है लेकिन बाद में सब कुछ सच सच बता देती है और ये इन सब के साथ काफी घुल मिल जाती है। और कुछ दिनों की यात्रा के बाद ये मंगोलिया के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और अभी तक की यात्रा में इन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा सफर था जिसमें इन्होंने बर्फ के पहाड़ पार किए, जंगल पार किए, पेट भरने के लिए कीड़े खाए, मरे हुए जानवर खाए और यहाँ तक कि इन्होंने कुत्ते को मार कर भी खाया। लेकिन सोवियत यूनियन और मंगोलिया का बॉर्डर पार करने से पहले इनके साथ जो एक रशियन क्रिमिनल होता है वो कहता है कि मैं ये रुकूंगा, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं आऊंगा क्योंकि वो यही पे स्टे करना चाहता है और वो वहीं पे रुक जाता है। और इसके बाद ये 6 लोग बसते और जब ये बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुंचते हैं तो वो उसके गेट पर देखते हैं कि वहाँ पर स्टेलिन का फोटो लगा होता है और वो समझ जाते हैं कि कम्युनिस्ट यहाँ पर भी पहुंच गए जिन लोगों से भाग रहे थे अब यहाँ पर भी उनका राज है और वो बोलते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया और वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वो ये तय करते हैं कि वो पहले चाइना जाएंगे, चाइना से तिब्बत और उसके बाद इंडिया क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश का राज है और ये जानते हैं कि वहाँ पर सेफ है। अभी तक ये कई महीनों से पैदल चल रहे हैं और ये सारे 5000 किलोमीटर तय कर चुके हैं और अब ये इंडिया जाना चाहते हैं। और इंडिया का सफर इतना आसान नहीं है क्योंकि इंडिया पहुंचने के लिए इन्हें हिमालय पर्वत पार करना पड़ेगा जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और ये अब इंडिया की तरफ बढ़ जाते हैं और इंडिया के रास्ते में धूप, गर्मी, प्यास, पेड़, रेगिस्तान ये सब है और इनकी हालत खराब हो जाती है। इसी दौरान जो इनके साथ लड़की होती है वो कई बार बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि इन सबको पानी की कमी है, सबकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। और रास्ते में चलते चलते एक बार मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि वहाँ पर मुझे लगता है कि पानी होगा क्योंकि वहाँ पर पेड़ होते हैं, लेकिन यानुस बोलता है कि नहीं, हमें दक्षिण की तरफ जाना और वो पूर्व है और ये सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन मिस्टर स्मिथ उसकी बात नहीं मानते और वो और बाकी के 4 लोग यानी कि वो 5 उस तरफ बढ़ जाते हैं और यानुस को भी उनके साथ बढ़ना पड़ता है। और जब वो वहाँ पहुँचते तो वहाँ सच में कुआं होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें दोबारा एक जिंदगी मिल गई। ये बहुत सारा पानी पीते, अपना मुंह धोते, नहाते और अब ये लोग चाहते हैं कि हम कुछ दिन यहीं पे रुक जाए। लेकिन यानुस बोलता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, हम भूख से और भी कमजोर हो जाएंगे और फिर आगे का सफर तय करना बहुत मुश्किल होगा। इनमें से 2 लोग बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम आगे का सफर तय कर पाएंगे क्योंकि उनकी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी होती है। लेकिन यानुस बोलता है कि हमें आगे का सफर तय करना ही होगा। और अगले दिन ये बहुत सारा पानी पीते हैं और जितना पानी हो सकता है रख लेते हैं और अब ये सब इंडिया की तरफ निकलते हैं। इनके आगे बहुत लंबा रेगिस्तान है जहाँ इन्हें रेगिस्तान के तूफानों का सामना करना पड़ता है और इनके साथ जो लड़की होती है वो एक बार फिर गिर जाती है और जब इसके पैर देखते हैं तो उसके पैर बहुत सूख चुके होते हैं, वो चलने की हालत में नहीं होती लेकिन फिर भी चलती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से इनकी रफ्तार कम हो। लेकिन इस सफर को, अपनी तकलीफ को ज्यादा वक्त तक नहीं सह पाती और इस सफर में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो वही रास्ते में उसकी कब्र बना देते और आगे निकलते हैं और अब ये 5 लोग बचे और इन 5 की हालत बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी है। कोई भी आगे जाने की हालत में नहीं है लेकिन फिर भी आगे तो बढ़ना है। और कुछ और किलोमीटर चलने के बाद इनमें से एक और गिर जाता है। ये एक आर्टिस्ट होता है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और अब ये 4 बजे, इनको भूख लगी है, इनको प्यास लगी है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पानी नहीं है और लंबा सफर है। अब कुछ और सफर तय करने के बाद ये रेगिस्तान के उस छोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ से कुछ ही दूरी पर पहाड़ होते हैं, यानी रेगिस्तान खत्म हो रहा है। लेकिन मिस्टर स्मिथ, उनकी हालत खराब हो चुकी है और वो भी गिर जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मैं आगे नहीं आ पाऊंगा। लेकिन यानुस बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम सब साथ चलेंगे। और वो अपने 2 साथियों को बोलता है कि तुम लोग आगे जाओ और पानी ढूंढो, हम लोग पीछे पीछे आते और वो दोनों चले जाते और रात तक मिस्टर स्मिथ और यानुस भी उन तक पहुंच जाते। अब ये चारों वहीं उस बियर में सो जाते हैं और ये सब मरने की कगार पर है। और जब सुबह होती है तो इनमें से एक के पैर के ऊपर से सांप निकलता है और उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए चाहता है क्योंकि ये खाना है। और जब वो आगे जाता है तो वो देखता है कि वहां से चट्टान से पानी रिसता होता है और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये सब बहुत प्यासे होते हैं और सबको बुलाता है और सब वहां पर चट्टान से चाट कर पानी पीते हैं और वो मिस्टर स्मिथ को भी पानी पिलाते हैं और इसके बाद वो सांप को भी पकड़ लेते हैं। और सांप खाने के बाद, पानी पीने के बाद उन सब के अंदर थोड़ी सी जान आती है और रात को यानुस मिस्टर स्मिथ के पास जाता है
बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे को रशियंस ने मार दिया था। यानुस बोलता है कि मैं उसका नाम जानता हूँ, क्या मैं उसका नाम ले सकता हूँ? डेविड। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं क्या तुम उसका नाम लेकर मेरे अंदर जिंदगी जीने की इच्छा जगाना चाहते हो? लेकिन जिंदगी एक सजा है और मौत एक आजादी। यानुस बोलता है कि फिर तुमने अपनी जान क्यों ली? मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि जिंदा रहकर मैं अपने आप को सजा दे रहा था। अपने बेटे को रशिया में लेकर आया था और रशियंस ने मैं पकड़ लिया और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। और जब उसने मजबूरी में मेरे खिलाफ गवाही दी, उसके बाद उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया, जिस तरह से तुम्हारी बीवी को तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया था। यानुस बोलता है कि मेरी बीवी जिंदा है, मैं जानता हूँ, वो मरी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वो भी तुम्हारी तरह पश्चाताप करे, इसीलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि उसने जो मेरे खिलाफ गवाही दी है उसके लिए वो खुद को दोषी समझ रही होगी, जिस तरह तुम समझते हो। इसीलिए मैं किसी भी हालत में उससे मिलना चाहता हूँ। अगले सुबह वो चारों वहां से निकल पड़ते हैं और कई 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो चाइना नहीं रुक सकते क्योंकि चाइना और जापान के बीच में जंग चल रही और इसीलिए वो तिब्बत की ओर बढ़ते हैं और एक बार फिर उनके सामने बर्फ के पहाड़ आते हैं। लेकिन वो तिब्बत तक पहुंच जाते हैं और तिब्बत के लोग उनका स्वागत करते, उन्हें खाना देते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ से इंडिया जाने के लिए सिक्किम से एक रास्ता है, लेकिन अभी सर्दियों का टाइम है और अगर तूफान है तो तुम फंस जाओगे। फिलहाल तुम ये रुको, जब मौसम बदल जाए तो तब चले जाना, तब तक मेरी आर्मी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और ये कहकर वो सब वहां से चले जाते हैं। यानुस बोलता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे आगे जाना होगा। अगर हम एक बार यहाँ पे रुके तो हम थक जाएंगे, फिर आगे नहीं जा पाएंगे। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि मैं चाइना जाऊंगा, मुझे पता चला है कि वहाँ पे यूएस मिलिट्री का प्रोग्राम चालू है और ये लोग मुझे चाइना भेज सकते हैं और वहां से मैं सीधा अमेरिका चले जाऊंगा क्योंकि एक अमेरिकन होते हैं और रात को ये सब वही सो जाते हैं। लेकिन सुबह यानुस और उसके 2 साथी वहां से निकल जाते हैं और मिस्टर स्मिथ वही रुक जाते हैं। और कई पहाड़ों को पार करने के बाद फाइनली ये तीनों इंडिया पहुंच जाते हैं और इंडिया में इनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। इंडिया पहुंचने के लिए इन्हें 6400 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। ये कई महीनों से पैदल चल रहे होते हैं, मौत से लड़के इंडिया पहुंचते हैं और अब सबका सफर खत्म हो जाता है। लेकिन यानुस का नहीं, क्योंकि पोलैंड अभी भी आजाद नहीं हुआ, वो अभी भी कम्युनिस्ट के अंदर है, वो उनके कब्जे में। लेकिन यानुस अगले 50 सालों तक अपने घर नहीं जा पाया। वो देश विदेश घूमता रहा क्योंकि अगर वो पोलैंड चाहता तो उसे दोबारा पकड़ ले जाता। और जब सन 1989 को पोलैंड आजाद हुआ, उसके बाद यानुस अपने घर जाता है और कहानी के अंत में वही सीन दिखाते हैं जो बार बार उसको भ्रम होता था। एक पत्थर के नीचे चाबी है और वो चाबी उठा के दरवाजा खोलना चाहता है। यानुस बूढ़ा हो चुका है और वो पत्थर उठाता है, चाबी खोलता है और अंदर जाता है जहाँ पर उसकी बीवी होती है, वो भी अब बूढ़ी हो चुकी है। लोग से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी खत्म हो जाती है। ये पूरी कहानी सन 1939 की थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस वक्त पोलैंड के वेस्ट पर हिटलर ने, जो कि जर्मनी का लीडर था, और पोलैंड के ईस्ट पर स्टालिन ने, जो कि सोवियत का लीडर था। इन दोनों ने कब्जा कर लिया था। इसी के चलते स्टालिन ने पोलैंड के बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया था और यानुस भी उन्हीं में से एक था, जिसकी कहानी हमने आपको सुनाई है। दरअसल इस कहानी पर एक किताब लिखी गई थी और उसके बाद सन 2010 में इस सच्ची घटना पर द वे बैक मूवी बनी। अगर हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन छूट रही हो या आपको इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।